दोस्तों, इजराइल और हमास इस समय रॉकेट खेल रहे हैं और इसी बीच लेबनान ने भी इजराइल पर 6 रॉकेट दागे हैं। मज़े की बात यह है कि जैसे आपने पुराना वीडियो अगर रॉकेट वाला देखा होगा तो ये 6 के 6 रॉकेट लेबनान में ही गिर गए, इजराइल तक पहुंच भी नहीं पाए। बावजूद इसके कि ये रॉकेट इजराइल नहीं पहुंचे, इजराइल ने अपना हमला शुरू कर दिया है। अब इजराइल दो तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ लेबनान ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गाजा पट्टी पे हमास से। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको वो सब बताऊँ कि कैसे इजराइल उत्पत्ति में आया, कैसे इजराइल की पहली अरब के साथ लड़ाई हुई और कैसे उसने 6-7 देशों को एक साथ हराया, कैसे 6 दिन की लड़ाई घटी। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो इतना फिल्मी है, इतना ड्रामेटिक है कि जब मैंने पहली बार ये इंसिडेंट पढ़ा, ये स्टोरी पढ़ी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने कई बार इसके इवेंट्स को गूगल किया कि क्या वाकई में ये सच है, क्योंकि ये इतना फिल्मी है कि कैसे जो कैप्टन है उसका 50th बर्थडे उसी दिन हो सकता है जब प्लेन हाईजैक हुआ, कैसे उसकी वाइफ उसी प्लेन पर मौजूद हो सकती है, और ऐसे इवेंट्स और हुए इसमें जो मैं दावा करता हूँ कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये शुरू होता है 8 मई 1972 से, 8 मई 1972, और फ्लाइट थी सबेना 571, जिसको ऑपरेट करती थी बेल्जियम एयरलाइंस। जैसे हमारे यहाँ होती है इंडियन एयरलाइंस, पाकिस्तान एयरलाइंस, वैसे ही वहाँ बेल्जियम में हुआ करती थी बेल्जियम एयरलाइंस। और इस फ्लाइट को बेल्जियम ब्रसेल्स से उड़ के, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ से उड़ के वियना जाना था जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से उड़कर इसको तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है हमारे अकॉर्डिंग, वहाँ पर इसको लैंड करना था। अब फ्लाइट शुरू होती है, ब्राज़ील से ये अपनी फ्लाइट उड़ती है और ठीक ठाक वियना तक पहुँच जाती है। वियना में जो भी इसको हॉल्ट लेना था अपना, थोड़ा 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, जो भी इसका काम था वहाँ ये अपना पूरा करते हैं। उसके बाद ये फिर से तेल अवीव के लिए उड़ जाते हैं और उड़े हुए इनको 10 ही मिनट होते हैं कि उस 10 मिनट के बाद 4 टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ये 4 लोग जो होते हैं इसमें से 2 मेल्स होते हैं, 2 फीमेल्स होते हैं, और ये अपने आप को प्लेन में चढ़ते वक्त ऐसे दर्शाते हैं कि जैसे ये 18 से लेकर 20 साल तक की उम्र के टेररिस्ट थे, और ये अपने आप को इस तरीके से दर्शाते हैं कि ये 2 कपल्स हैं, 2 पति पत्नी हैं जो कि शादी के बाद घूमने जा रहे हैं। अब ये लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, जो कैप्टन है उनकी कटपटी पर पिस्टल लगा देते हैं, और इनका जो मकसद था वो ये था कि ये जो 315 लोग जो इजराइल में फिलिस्तीनी लोग कैद में थे उनको छुड़वाना, उनको अपने साथ ले जाकर कायरो में, इजिप्ट में उनको छोड़ देना और वहाँ पर जाकर पैसेंजर्स को छोड़ना, ये इनका प्लान था। इन्होंने कैप्टन को ये करने के लिए निर्देश, डायरेक्शंस दे दिए। अब कैप्टन इनकी बात मानता है और कैप्टन प्लेन को लोड, जो कि आज के टाइम में जिसको हम बेन गुरियन एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इस प्लेन को उतारता है और वहाँ पर ये रुकते हैं कि इनकी डिमांड्स पूरी हो। अब इस बीच जो मज़ेदार घटना घटती है वो ये होती है कि जब ये लोग कैप्टन को, जब ये प्लेन लोग हाईजैक कर रहे होते हैं तो इन लोगों को ये पता नहीं होता कि कैप्टन ने कम्युनिकेशन बंद नहीं किया है और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ कम्युनिकेशन में है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इस प्लेन में हो रही हैं, जो हाईजैकिंग हो रही है, ये उन लोगों को पता चल रही है। और साथ ही साथ ये भी था कि जो कैप्टन था उस समय वो अपना 50th बर्थडे मना रहा था और उनकी जो वाइफ थी वो भी उस प्लेन में मौजूद थी। वो तेल अवीव जा रहे थे एक रोमांटिक डेट पे। उनका ये मकसद था कि भाई तेल अवीव जाएंगे, 2-4 प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे और फिर अपना वापस आ जाएंगे। लेकिन टेररिस्ट को उन्होंने ये पता नहीं चलने दिया, क्योंकि वो उसका गलत मिसयूज़ कर सकते थे, गलत फ़ायदा उसको कैप्टन को ब्लैकमेल कर सकते थे, तो ये उन्होंने ये बात छुपा कर उनसे रखी। अब प्लेन पहुंचता है बेन गुरियन। वहाँ पर क्या होता है, जो कमांडोज होते हैं, सायरत मतकल, जैसे हमारे यहाँ मार्कोस होते हैं कमांडोज और एनएसजी होता है, कोबरा होता है, वैसे ही इजराइल के पास एक घातक फोर्स है सायरत मतकल। इसके कमांडोज क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, सारा कम्युनिकेशन उनके पास आ रहा होता है, टेररिस्ट को इस बात का पता नहीं होता, वो लोग रात में जाके क्या करते हैं, जो प्लेन होता है उसकी हाइड्रोलिक्स, जिसकी वजह से प्लेन के पंख मुड़ते हैं या जो टायर्स हैं वो ऊपर उठते हैं, वो हाइड्रोलिक्स ख़राब कर देते हैं। अब ये बात टेररिस्ट को नहीं पता होती है। दिन होता है और जो कैप्टन होते हैं वो टेररिस्ट को इस बात का यकीन दिला देते हैं कि भाई प्लेन अब उड़ नहीं सकता है। इस बीच उन्होंने अपनी डिमांड कर दी थी और इस डिमांड को जो नेगोशिएट कर रहे थे वो थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिमोन पेरेस। आगे आपको इनके बारे में पता चलेगा।
अब टेररिस्ट अपनी डिमांड कर चुके थे, उनका कहना था 315 लोगों को छोड़ो, नए प्लेन में उनको बिठाएंगे, वहाँ से कायरो लेके जाएंगे इजिप्ट में, जो कि इजिप्ट की राजधानी है, फिर वहाँ पे बंदियों को छोड़ेंगे। अब जब दिन निकला तो कैप्टन ने उनको इस बात का यकीन दिला दिया कि भाई आप टेक्नीशियंस बुलाने पड़ेंगे तभी ये प्लेन उड़ पाएगा। तो इस पर वो टेररिस्ट मान गए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, टेक्नीशियंस को बुला लो। अब यहाँ पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस क्या करती हैं, वो ये खेल खेलती हैं, क्योंकि उनको पता है वो क्या करती हैं, 16 जो लोग होते हैं कमांडोज होते हैं उनको टेक्नीशियंस की यूनिफॉर्म पहनाते हैं सफ़ेद रंग की, और उनको टेक्नीशियंस बना के भेज देते हैं। इस पर जो लोग होते हैं उनको तो लगता है कि भाई टेक्नीशियंस आ रहे हैं, उनको इस बात का पता तो होता नहीं है कि ये तो डिफेंस फोर्सेस हैं। अब डिफेंस फोर्सेस अपना धीरे धीरे प्लेन में चढ़ जाती हैं, और प्लेन में चढ़ने के 2 मिनट के अंदर ही, विद इन ओनली 2 मिनट्स, जो दोनों मेल टेररिस्ट थे उनको मार दिया जाता है, और जो 2 फीमेल टेररिस्ट थी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आइसोटोप, और इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऐसा इंसिडेंट है जो आप कभी नहीं भूल नहीं पाएंगे। वो इंसिडेंट ये था कि इस ऑपरेशन ने इजराइल को 3 फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर दिए। एक तो पहला शिमोन पेरेस, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जो कि नेगोशिएट कर रहे थे, उनकी मांगे क्या है टेररिस्ट से ये पूछ रहे थे। दूसरे थे यहूद बाराक, जो कि बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने, और ये यहूद बाराक वो थे जो उन 16 कमांडोज को लीड कर रहे थे। और तीसरे थे बेंजामिन नेतन्याहू, जी हाँ, जो कि आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उससे भी बड़ी रोमांच की बात यह है कि इस ऑपरेशन में उनको गोली लगी थी, वो घायल हुए थे। हुआ यूं था कि एक टेररिस्ट जिसका नाम था थेरेसा हालसा, फीमेल टेररिस्ट, उसको बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी ऐसे बाजू से पकड़ा। इसी बीच उनका जो दूसरा कमांडो था उसने उस टेररिस्ट पर फायर किया। अब वो गोली टेररिस्ट को लगते हुए, यहाँ चेस्ट में लगते हुए ऊपर की तरफ बाहर निकलती है, और बाहर निकलकर वो बेंजामिन के बाजू में लग जाती है। घाव इतना गंभीर नहीं था कि उनकी मौत हो जाती, वो बचा लिए जाए गए। और इस ऑपरेशन में टोटल 93 पैसेंजर्स थे, जिसमें सिर्फ एक की मृत्यु हुई, वो भी क्रॉस फायरिंग में। जैसे आतंकवादियों ने कमांडोज के साथ फायरिंग करी तो एक व्यक्ति वो भी हॉस्पिटल में मरा। अब जब ये ऑपरेशन पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया तो योनी नेतन्याहू, जो कि बेंजामिन के भाई थे, वो आते हैं, वो देखते हैं कि भाई बेंजामिन तो पूरे खून में सने पड़े हैं। अब ये देख के उनका आपाक हो जाता है, उनको लगता है क्यों भाई वाइट कलर की यूनिफॉर्म, उस पर रेड, आप ब्लड समझ सकते हैं क्या सिचुएशन रही होगी। तो उन्हें लगा कि अब तो ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई ये इतना गंभीर नहीं है, ये बचा लिए जाएंगे, तो उनकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे माँ बाप की होती है जब उनको पता चलता है कि बच्चे को ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि देखा, मैंने तुमको कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इसी के 4 साल बाद एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन एंटेबे, युगांडा में, जहाँ पर जो पैलेस्टीनियन हैं वो कुछ इजराइल लोगों को बंदी बना लेते हैं। और इस ऑपरेशन में सिर्फ एक इजरायली जवान मरता है, और जिसका नाम होता है योनी नेतन्याहू, बेंजामिन का भाई। अब ये जो टेररिस्ट थे जिन्होंने इस सबीना फ्लाइट को हाईजैक किया था, ये कौन थे? ये ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन। 1970 में क्या हुआ कि पैलेस्टीनियंस का एक्सपल्जन किया गया, उनको बाहर निकाला गया, तो ये उससे खफा थे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बाद में देखेंगे कि जो जर्मनी में म्यूनिख में ओलंपिक्स हुए, वहाँ पर भी इन लोगों ने अपना इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये वो टेररिस्ट थे ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन के, और इनमें से जो 3 हैं वो मर चुके हैं, और सिर्फ एक इस समय थेरेसा हालसा जिंदा है, जिसको बेंजामिन ने पकड़ा था। और इस पर बाद में बेंजामिन पर फिल्म भी बनी। जब बेंजामिन प्राइम मिनिस्टर बने तो इस पर फिल्म भी बनी, और थेरेसा का इंटरव्यू लिया गया। थेरेसा से पूछा गया कि कैसा था वो इंसिडेंट। तो इस पर थेरेसा ने बोला कि इस पूरे इंसिडेंट में जो सबसे ज़्यादा हीरोइक था वो था कैप्टन। वो इसलिए क्योंकि एक पल तो वो था कि जब हमने उस पर बंदूक तानी तो उसने बंदूक छीनने की कोशिश करके हम पर फायर करने का एक ट्राई किया, और वही वो व्यक्ति था जिसने हमको मना लिया इस बात के लिए कि वो हमारी तरफ से इजराइल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें। एक और मज़े की बात जो पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये थी कि इजराइल ने उस प्लेन को भी नहीं भूला जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, जिसका हाईजैक हुआ था। बाद में वो 5 साल तक वो प्लेन बेल्जियम एयरलाइंस के पास रहा। बाद में उसको इजराइल एयरलाइंस ने खरीद लिया, और उसने फिर बाद में उसको बेच दिया इजराइल एयर फोर्सेस को।
और इजराइल एयरफोर्सेस ने इस प्लेन को सबेना 571 को जासूसी के रूप में इस्तेमाल करा। और जब भी कभी लॉन्ग डिस्टेंस के ऑपरेशंस किए इजराइल ने तो इस प्लेन का इस्तेमाल किया। तो इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी को नहीं भूलता है। तो ऐसा ये ऑपरेशन रहा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आइसोटोप।